नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने लकी सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों, इस चैनल को शुरू किए हुए लगभग 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और जिस तरह से आपका प्यार और स्नेह मुझे मिल रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि यही प्यार और स्नेह लगातार यूं ही बना रहेगा। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने महाराणा विक्रमादित्य की चर्चा की थी। हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से महाराणा विक्रमादित्य ने 1531 से 1536 ईस्वी तक शासन किया। उनके शासनकाल में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 2 बार आक्रमण किए थे, एक बार 1533 में, एक बार 1534 में। विक्रमादित्य की माता हाड़ी रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं नहीं आ पाया था। परिणाम ये निकलता है कि बहादुर शाह मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है, लेकिन उसके क्षेत्रों पर अधिकार नहीं करता है, कत्लेआम का आदेश नहीं देता है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि वह चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है और जब हुमायूं गुजरात पर आक्रमण करता है, तब वापस गुजरात जाता है, तब मेवाड़ के सरदार पुनः चित्तौड़ पर अधिकार करते हैं और विक्रमादित्य को पुनः शासक बनाते हैं। लेकिन पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र बनवीर है, वह एक दिन सोते हुए विक्रमादित्य की हत्या कर देता है और स्वयं शासक बनने के लिए विक्रमादित्य के छोटे भाई उदय सिंह को भी मारना चाहता है। लेकिन उदय सिंह की धाई मां पन्ना धाई ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह की रक्षा की और उदय सिंह को कुंभलगढ़ दुर्ग में ले गई थी, जहां का किलेदार कौन था? आशा देवपुरा। तो आज दोस्तों, हम महाराणा विक्रमादित्य के बाद उनके छोटे भाई महाराणा उदय सिंह के शासनकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम कल के चैलेंज क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। कल 2 चैलेंज क्वेश्चन दिए थे कि गुजरात के किस सुल्तान ने मेवाड़ पर विक्रमादित्य के शासनकाल में पहला आक्रमण किया था, जिसका जवाब होगा बहादुर शाह है, ना कि बहादुर शाह जफर, केवल बहादुर शाह है। और दूसरा क्वेश्चन था विक्रमादित्य के छोटे भाई का क्या नाम था, जिसका जवाब होगा उदय सिंह, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और इसका जवाब देने वाले विद्यार्थियों में सर्वप्रथम चंदा कंवर, उसके बाद प्रियंका जांगिड, उसके बाद पूनम कुमारी बामलास और उसके बाद नरेंद्र सिंह नरूका नागौर से जवाब दिया गया। दोस्तों, इसी प्रकार से आप लगातार जवाब देते रहिए और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। अधिक समय न लेते हुए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं किसकी? महाराणा उदय सिंह की। महाराणा उदय सिंह के शासनकाल में मुगल बादशाह अकबर के द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण किया जाता है और चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है, जो चित्तौड़ का सबसे महत्वपूर्ण शाखा भी माना जाता है। सबसे पहला शाखा हुआ था रावल रतन सिंह के शासनकाल में, दूसरा शाखा हुआ था विक्रमादित्य के शासनकाल में और तीसरा शाखा हुआ था महाराणा उदय सिंह के शासनकाल में। महाराणा उदय सिंह है, उन्होंने 1537 ईस्वी से 1572 ईस्वी तक शासन किया था, जिनकी धाई मां कौन थी? पन्ना धाई। धाई मां कौन थी? पन्ना धाई, जिसने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र बनवीर से, किससे?
बनवीर से उदय सिंह की रक्षा की थी, उदय सिंह की रक्षा की थी। अब देखो ये दोस्तों पन्नाधाय है, उदय सिंह को क्या करती है, चित्तौड़ दुर्ग से निकाल कर ले जाती है और कहां पहुंचती है, देवलिया प्रतापगढ़ पहुंचती है। कहां पहुंचती है, देवलिया पहुंचती है, जहां के ठाकुर कौन थे, राय सिंह, उनके पास लेकर पहुंचती है। कुछ दिन तक वहां रहती है और उसके बाद वह वहां से कहा जाती है, डूंगरपुर जाती है और डूंगरपुर से फिर कहां चली जाती है, कुंभलगढ़ दुर्ग जाती है। कहां जाती है, कुंभलगढ़ दुर्ग में जाती है, जहां पर उस समय कुंभलगढ़ दुर्ग का किलेदार कौन था, किलेदार कौन था, आशा देवपुरा, उसके पास जाती है। किसके पास, आशा देवपुरा के पास जाती है और यहां पर उदय सिंह को सुरक्षित रखती है। कौन, पन्नाधाय, किसकी बलि देकर, अपने पुत्र चंदन की बलि देकर। और यहीं पर कुंभलगढ़ दुर्ग में ही महाराणा उदय सिंह का 1536 ईस्वी में क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। लेकिन अगर विधिवत रूप से राज्याभिषेक पूछा जाए तो विधिवत रूप से राज्याभिषेक हुआ था 1537 ईस्वी में, यानी विधिवत रूप से राज्याभिषेक हुआ था, विधिवत रूप से राज्याभिषेक हुआ था 1537 ईस्वी में। ये दोनों ही राज्याभिषेक कहां हुए हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग में हुए हैं। चाहे औपचारिक देख ले चाहे अनौपचारिक देख ले, दोनों ही राज्याभिषेक कहां हुए हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग में हुए हैं। कोई भी आपसे पूछ ले कि उदय सिंह का राज्याभिषेक कहां हुआ, कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। विधिवत रूप से राज्याभिषेक कब हुआ, 1537 ईस्वी में। लेकिन 1536 ईस्वी में क्या हुआ था, विक्रमादित्य की हत्या हो गई थी, इसलिए कुंभलगढ़ दुर्ग में ही 1536 ईस्वी में इनका क्या कर दिया गया था, राज्याभिषेक कर दिया गया था। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा उदय सिंह का पालन पोषण हुआ था। क्या हुआ था, पालन पोषण हुआ था। और पालन पोषण करने वाले एक तो आशा देवपुरा और धाय मां पन्नाधाय थी। लेकिन जब सुबह के समय बनवीर को पता चला कि उदय सिंह नहीं, चंदन मारा गया है, तब वह अपने कुछ सरदारों को साथ लेकर चित्तौड़ का शासक बन जाता है, चित्तौड़ की गद्दी पर बैठ जाता है। किंतु 1537 ईस्वी में क्या होता है, पुनः राज्याभिषेक करवाकर महाराणा उदय सिंह कहां जाते हैं, चित्तौड़ जाते हैं। कहां जाते हैं, चित्तौड़ जाते हैं और बनवीर को गद्दी से हटा देते हैं, यानी बनवीर की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बनवीर की हत्या करे स्वयं शासक बन जाते हैं। कहां के, चित्तौड़ के, यानी वैसे मेवाड़ में ही चित्तौड़ है, मेवाड़ में ही कुंभलगढ़ है, तो स्वयं शासक बन जाते हैं। कौन, महाराणा उदय सिंह, किसकी हत्या करके, बनवीर की। इस सैन्य अभियान में, कौन से में, बनवीर को मारने वाले सैन्य अभियान में मारवाड़ के राव मालदेव राठौड़ ने इनकी क्या की थी, सहायता की थी। मारवाड़ के राव मालदेव ने क्या की थी, सहायता की थी। किसकी, महाराणा उदय सिंह की। किसकी सहायता की थी, महाराणा उदय सिंह की सहायता की थी। तो ध्यान रहे कि धाय मां पन्नाधाय थी, जिसने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर महाराणा उदय सिंह की रक्षा की। फिर धाय मां इनको चित्तौड़ दुर्ग से देवलिया ठाकुर राय सिंह के पास लेकर गई, फिर डूंगरपुर लेकर गई, फिर कुंभलगढ़ लेकर गई, जहां का किलेदार कौन था, आशा देवपुरा। यहाँ पर 1536 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ, लेकिन विधिवत रूप से 1537 ईस्वी में हुआ। जब बनवीर को मारने के लिए चित्तौड़ गए, तब उस सैन्य अभियान में किसने सहायता की, मारवाड़ के राव मालदेव ने सहायता की थी। अब देखो क्या होता है, जब भी महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के शासक बने, उसी समय शेरशाह सूरी ने क्या किया,
मारवाड़ पर आक्रमण किया था और उसने मारवाड़ पर अधिकार करने के बाद मेवाड़ पर आक्रमण की योजना भी बनाई थी। कर्नल जेम्स टोड का यह कहना है कि शेरशाह सूरी ने केवल मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई, किंतु उदय सिंह ने सभी दुर्गों की यानी मेवाड़ के सभी दुर्गों की चाबी पहले ही शेरशाह के पास पहुंचा दी, अर्थात अधीनता स्वीकार कर ली। यानी अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला उदय सिंह मेवाड़ का पहला शासक था। प्रश्न आपसे कोई भी पूछ ले कि अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन था, तब जवाब क्या होगा? उदय सिंह होगा। कुछ लोगों का यह कहना है कि उसकी आयु कम थी, उसके पास सेना भी कम थी। किसके पास? उदय सिंह के पास। इस दृष्टि से देखा जाए तो उदय सिंह का यह कदम बहुत ही अच्छा था, क्योंकि शेरशाह सूरी के पास सेना भी अधिक थी, कूटनीतिज्ञ भी था, बुद्धिमान भी था, शक्तिशाली भी था, लेकिन महाराणा उदय सिंह के पास इन सभी का अभाव था। इसको समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं जिससे आसानी से आपके समझ में आ सके। देखो दोस्तों, ध्यान रखना है, उदय सिंह है वो महाराणा प्रताप के पिता है। टोड का ये कहना है कि अगर महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के मध्य उदय सिंह का नाम नहीं होता, अगर उदय सिंह का नाम नहीं होता तो मेवाड़ के इतिहास के प्रश्न और भी अधिक उजले होते, उज्जवल होते। ये दोस्तों अपना क्या है? मेवाड़। और यहां का शासक कौन है? उदय सिंह। कौन है? उदय सिंह। ध्यान रखना है, यहां पे क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग। और यहां पे कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग। अब देखो दोस्तों, ध्यान रखना है, इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। एक तो 1536 ईस्वी में और एक हुआ था 1537 ईस्वी में। 1537 ईस्वी में विधिवत रूप से राज्याभिषेक हुआ था। और कौन से दुर्ग में हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। क्या? राज्याभिषेक यानी राज तिलक हुआ था। कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में राज तिलक हुआ था। अब देखो, मैंने एक नाम लिया किसका? शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी क्या करता है? 5 जनवरी 1544 को मारवाड़ के शासक राव मालदेव के साथ एक युद्ध करता है और उस युद्ध को कहा जाता है गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध कहा जाता है? गिरी सुमेल का युद्ध। देखो, मैंने आपको बताया था कि जब महाराणा उदय सिंह बनवीर को मारने के लिए चित्तौड़ आए तब राव मालदेव ने उनकी सहायता की थी। उस समय राव मालदेव के 2 सेनापति, जिसमें एक सेनापति का नाम था जेता और एक सेनापति का नाम था कुंपा, ये दोनों सेना लेकर आए थे। तो इस गिरी सुमेल के युद्ध में जेता और कुंपा ने अपने ऊपर लगे हुए दाग को धोने के लिए, क्योंकि दाग क्या लग गया था कि जेता और कुंपा शेरशाह सूरी की तरफ मिल चुके और राव मालदेव रातों रात अपने शिविर से चला गया था, मारवाड़ लौट गया था। तब जेता और कुंपा ने अपने ऊपर लगे इस कलंक को धोने के लिए गिरी और सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। अगर शेरशाह सूरी का एक सेनापति उसी समय और सेना लेकर नहीं आता तो निश्चित रूप से शेरशाह सूरी की हार होती। शेरशाह सूरी बड़ी मुश्किल से इस युद्ध में जीत पाया और उसने मेहरानगढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। किसने? शेरशाह सूरी ने मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर पर अधिकार कर लिया
और अंत में शेरशाह सूरी के मुंह से एक शब्द निकला कि मैं आज एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को बेचता। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ये कथन किसका, शेरशाह सूरी का। कौन से युद्ध के दौरान कहा था? गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? 5 जनवरी 1544 को। कई विद्यार्थी 4 जनवरी 1544 को करके आते हैं, गलत है। ध्यान रखना, 4 जनवरी 1544 की शाम को यह अफवाह फैली थी कि जेता और कुप्पा शेरशाह सूरी की तरफ मिल चुके हैं। तब राव मालदेव अपना शिविर छोड़कर चला गया था। युद्ध हुआ था सुबह 5 जनवरी 1544 को। अब मारवाड़ पर अधिकार करने के बाद शेरशाह सूरी ने सोचा कि राजपूताने का सबसे अधिक शक्तिशाली जो राज्य है वह मेवाड़ है, तो क्यों ना मेवाड़ पर भी आक्रमण किया जाए। तब शेरशाह सूरी ने मेवाड़ पर आक्रमण करने की केवल योजना बनाई थी। क्या बनाई थी? योजना ही बनाई थी। किसने? शेरशाह सूरी ने। तब ये कहा जाता है कि योजना बनाते ही उदय सिंह ने पहले ही मेवाड़ के जितने भी दुर्ग थे उनकी चाबी किसके पास पहुंचा दी? शेरशाह सूरी के पास पहुंचा दी। चाबी पहुंचाने का अर्थ यह है अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, जो राजस्थान के इतिहास के जनक कहलाते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि मेवाड़ पर जैसे ही आक्रमण की योजना शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई, तभी उदय सिंह ने मेवाड़ के सभी दुर्गों की चाबी शेरशाह सूरी के पास पहुंचा दी और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला, किसकी? अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला, अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक बन गया। मेवाड़ का प्रथम शासक बन गया। कौन? उदय सिंह। अब कोई भी आपसे प्रश्न पूछे तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। और किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। इसी कर्नल जेम्स टोड ने उदय सिंह के लिए भी कहा कि यदि सांगा और प्रताप के मध्य उदय सिंह का नाम नहीं होता तो मेवाड़ के इतिहास के पृष्ठ और भी अधिक उज्जवल होते, इतिहास के पन्ने और भी अधिक उज्जवल होते। क्यों? क्योंकि इसका दादा कौन था? सांगा। और बेटा कौन है? इसका उत्तराधिकारी कौन है? प्रताप। दोनों ने अधीनता स्वीकार नहीं की, किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की और अपने शौर्य का परिचय दिया था। किंतु यहां पर इन्होंने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली? अफगानों की अधीनता स्वीकार कर ली। इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि यदि सांगा और प्रताप के मध्य उदय सिंह नहीं होते तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने और भी अधिक उज्जवल होते और भी अधिक स्वर्णिम होते, सोने के अक्षरों से लिखे जाते। इसी उदय सिंह के शासनकाल में मुगल बादशाह अकबर का भी आक्रमण होता है। उससे पहले 1559 ईस्वी में उदय सिंह ने, कभी 1559 ईस्वी में उदय सिंह ने एक नगर बसाया। कौन सा नगर बसाया? उदयपुर नामक नगर बसाया। किसने? उदय सिंह ने। इसी 1559 ईस्वी में उदय सिंह के पौत्र यानी पोते अमर सिंह का जन्म हुआ था। ये बेटा किसका था? महाराणा प्रताप का। किसका था? महाराणा प्रताप का। और इसकी माता का क्या नाम था? यानी महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम क्या था? अजबदे पंवार। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को। पिता कौन थे? उदय सिंह। कहां हुआ था जन्म? बादल महल में। पत्नी का क्या नाम था? अजब कंवर। और पुत्र का क्या नाम है? अमर सिंह। ध्यान रखना है, जिसकी चर्चा हम उसके महाराणा प्रताप के वीडियो में करेंगे। तो 1559 ईस्वी में उदय सिंह ने कौन सा नगर बसाया? उदयपुर नगर बसाया। और एक झील का निर्माण कार्य शुरू किया जिसका नाम था उदय सागर झील। यानी एक झील बनवाई। कौन सी?
उदय सागर झील जो 1565 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी, बनकर पूर्ण हुई या बनकर तैयार हुई, ऐसे भी लिख सकते हो आप। कार्य तो 1559 में शुरू हो गया था और 1565 में बनकर तैयार हुई थी। तो महाराणा उदय सिंह ने कौन सा नगर बसाया? उदयपुर। कभी 1559 ईस्वी में। कौन सी झील बनवाई? उदय सागर। कभी 1559 से 1565 ईस्वी के मध्य। इसी 1559 में क्या हुआ था? अमर सिंह का जन्म हुआ था। उसके बाद महाराणा उदय सिंह ने इसी उदयपुर को अपनी क्या बना ली? राजधानी बना ली, जो मेवाड़ की चौथी राजधानी बनती है। कितने नंबर की राजधानी बनती है? चौथी राजधानी बनती है। अब देखो, इसी उदय सिंह ने इसी उदयपुर में चंद्र महल यानी सिटी पैलेस, सिटी पैलेस की नींव रखी, सिटी पैलेस की नींव रखी। और उदयपुर के जितने भी पुराने महल है उनको क्या कहा जाता है? मोती महल कहा जाता है। यानी उदयपुर के प्राचीन महलों को क्या कहते हैं? मोती महल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोती महल कहते हैं। ध्यान रखना है। तो दोस्तों ध्यान रहे, कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक था। 1559 में उदयपुर नामक नगर बसाया, उदय सागर झील का निर्माण करवाया, उसे अपनी राजधानी बनाई, वहीं पर चंद्रमहल और सिटी पैलेस की नींव रखी। शेरशाह सूरी ने आक्रमण की योजना बनाई थी, लेकिन उसने पहले ही अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब दोस्तों क्या होता है? उदयपुर पर अकबर आक्रमण करता है। कौन आक्रमण करता है? अकबर आक्रमण करता है। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा? वेरी गुड। अब दोस्तों महाराणा उदय सिंह पर आक्रमण किसके द्वारा किया जाता है? अकबर के द्वारा। ये कौन है? अपना अकबर है, अपना नहीं, मुगलों का। ध्यान रखना है। अकबर ये शासक तो बन गया था 1556 ईस्वी में, लेकिन इसने मेवाड़ पर आक्रमण किया था 1567-68 ईस्वी में। अब यहाँ पे दो सन क्यों लिखे पता है क्या? आक्रमण तो किया था 1567 में, लेकिन अधिकार कब हुआ था? 1568 ईस्वी में आक्रमण किया था। ध्यान रखना है, विशेष गौर से देख लेना थोड़ा सा। आक्रमण किया था 23 अक्टूबर 1567 को और अधिकार हुआ था 25 फरवरी 1568 ईस्वी को, यानी 4 महीने की घेरेबंदी रही थी। अब सवाल ये उठता है कि अकबर का मेवाड़ पर आक्रमण करने का सबसे बड़ा कारण कौन कौन सा था? यानी कारण कौन कौन से थे? ये कौन सा क्षेत्र है? मेवाड़। और ये क्या है? यहाँ का शासक कौन है? उदय सिंह। देखो दोस्तों, अकबर है गुजरात पर अधिकार करना चाहता था। किस पर अधिकार करना चाहता था? गुजरात पर अधिकार करना चाहता था, लेकिन गुजरात को जीतने के लिए किधर से जाना पड़ता था? मेवाड़ से। यानी गुजरात तक पहुंचने के लिए मेवाड़ एक मुख्य मार्ग था, इसलिए अकबर मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था। इसी के पास यहां पर एक स्थान था जिसका नाम था मालवा। यहां दिल्ली से मालवा जाने के लिए भी किससे गुजरना पड़ता था? मेवाड़ से। इसलिए अकबर मेवाड़ को जीतना चाहता था, यानी मालवा और गुजरात का मुख्य मार्ग था मेवाड़। तो मुख्य मार्ग है तो जीतना चाहेगा या नहीं चाहेगा? जीतना चाहेगा, क्योंकि मेवाड़ के जितने भी शासक उन्होंने पहले मुगल बादशाहों की जितनी भी सेनाएं गई है उनसे कर ली है, कर नहीं दिया तो जाने नहीं दी है या युद्ध किया है, तब भी अकबर मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता है। एक बार क्या होता है कि यहाँ नागौर में एक स्थान है जिसका नाम है मेड़ता, जहां का शासक कौन था? जयमल मेड़तिया। जयमल मेड़तिया। और इनका एक भतीजा था जिसका नाम था कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़। ये दोनों यहां पर शासन कर रहे थे। तो
तो अकबर ने क्या किया, यहाँ पर आक्रमण किया और कहा कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, लेकिन दोनों ने क्या किया, अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। बोलो आज करा न काल करा, बोल तू के कर सी, आज करा न काल करा, बोल तू के कर सी। तब अकबर ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया और ये दोनों कहां चले गए, उदय सिंह के पास शरण लेने के लिए चले गए और उन्होंने उदय सिंह के पास शरण ले ली। अकबर ने मेवाड़ के शासक उदय सिंह के पास संदेश भिजवाया कि जयमल मेड़तिया और कल्लाजी राठौड़ को मुझे सौंप दो, वो मेरे दुश्मन है। लेकिन उदय सिंह ने कहा कि मेवाड़ की शरण में जो आ जाता है हम उसकी रक्षा करते हैं, हम उसे वापस नहीं सौंपते हैं। इससे अकबर नाराज हो जाता है और अकबर मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बना लेता है। एक मुख्य कारण यह भी माना जाता है कि अकबर संपूर्ण राजपूताने पर अधिकार करना चाहता है, लेकिन संपूर्ण राजपूताने पर अधिकार करने के लिए सबसे पहले राजपूताने के सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य को जीतना होगा और राजपूताना का सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था, मेवाड़। इसलिए भी वह मेवाड़ को सबसे पहले जीतना चाहता था। तो ध्यान रखना है दोस्तों, अकबर के मेवाड़ पर आक्रमण करने के कारण गुजरात और मालवा तक जाने का प्रमुख मार्ग मेवाड़ था, इसलिए आक्रमण करना चाहता था। मेड़ता से जयमल और कल्लाजी राठौड़ गए थे, उनको शरण दी थी उदय सिंह ने, इसलिए वापस लौटाने की मांग की, लेकिन उदय सिंह ने लौटाने से मना कर दिया था। एक कारण यह भी कहा जाता है कि गुजरात का एक शासक था जिसका नाम था बाज बहादुर, बहादुर शाह नहीं, बाज बहादुर। इसने भी अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था और यह भी किसके पास चला गया था, उदय सिंह के पास शरण लेने के लिए चला गया था। अकबर ने इसे भी लौटाने की मांग की, लेकिन उदय सिंह ने लौटाने से मना कर दिया। बोला आज लौटाऊं काल लौटाऊं, आज लौटाऊं काल लौटाऊं, बोल तू केक रखू, हुआ भी यही। तब अकबर नाराज हो गया और उसने मेवाड़ पर आक्रमण करने की पूरी योजना बना ली थी। अब अकबर क्या करता है, मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजता है। यहां से एक सेना रवाना होती है, कहां के लिए, मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए। जैसे उदय सिंह को इस बात का पता चलता है कि अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेज दी, तब उदय सिंह वहां से सुरक्षित स्थान पर चला जाता है। यानी सुरक्षित स्थान कहां पर चला जाता है, पहाड़ों में, पहाड़ों में सुरक्षित स्थान पर चला जाता है। कौन, उदय सिंह। अब आप कहेंगे सर उदय सिंह तो चला गया, लेकिन किले की रक्षा का भार किसे सौंप दिया, किले की रक्षा का भार किसे सौंप दिया, किले की रक्षा का भार, किले की रक्षा का भार उदय सिंह ने देखो कई लोगों को सौंपा था, जिसमें जयमल मेड़तिया, कल्लाजी राठौड़, फत्ता सिसोदिया, ईश्वरी दास जी चौहान, ईश्वरदास जी चौहान, टोंडिया सांडा या कई स्थानों पर सांद्रा भी लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। और रावत जी सहित 8000 सैनिकों पर किले की रक्षा का भार सौंप दिया। लेकिन इसमें 3 ये मुख्य माने जाते हैं, चौथा ये भी माना जाता है ईश्वरदास जी चौहान। तो कोई आपसे पूछे कि उदय सिंह जब पहाड़ों में सुरक्षित स्थान पर चला गया था अकबर के आक्रमण के समय, तब किले की रक्षा का भार किसे सौंपा, जयमल मेड़तिया, कल्लाजी राठौड़, फत्ता सिसोदिया, ईश्वरदास चौहान और टोंडिया सांडा व वीर रावत जी को सौंप दिया था। वीर रावत जी राम जो पोल है उसमें लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन उनका इतना ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या होता है दोस्तों, अकबर क्या करता है, इसे दुर्ग पर आक्रमण करता है, मेवाड़ पर आक्रमण करता है। और मेवाड़ में विशेषकर कौन से दुर्ग पर आक्रमण करता है, चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करता है, जिसकी चर्चा अब हम करेंगे। अब देखो यहां कौन है, अकबर। और अकबर ने आक्रमण कब किया था, 1567-68 ईस्वी में। किस पर आक्रमण किया, मेवाड़ पर। किस पर आक्रमण किया,
मेवाड़ पर। किसने? अकबर ने। किसने? अकबर ने। विशेषकर कौन से दुर्ग पर? चित्तौड़ दुर्ग पर। अब देखो होता क्या है दोस्तों, अकबर क्या करता है, यहां से एक सेना भेजता है। कभी 23 अक्टूबर 1567 को। और ये सेना कहां आती है? चित्तौड़ दुर्ग में। इधर उदय सिंह कहां चला जाता है? उदय सिंह कहां चला जाता है? पहाड़ों में। इस बात का पता किसको चलता है? अकबर को। तो अकबर क्या करता है, उदय सिंह का पहाड़ों में पीछा करने के लिए एक सैनिक टुकड़ी भेजता है। किसके नेतृत्व में? हसन कुली खां बेग के नेतृत्व में। हसन कुली खां बेग के नेतृत्व में उदय सिंह का पीछा करने के लिए एक सेना भेजता है, लेकिन इसे सफलता नहीं मिलती है और निराश और वो पाछो चल्यो जावे पुणे हसन कुली खां बेग। अब यहां किले की रक्षा का भार किसके पास था? जयमल मेड़तिया के पास। किसके पास? जयमल मेड़तिया के पास, कल्लाजी राठौड़ के पास, फत्ता सिसोदिया के पास, ईश्वरदास चौहान के पास, टोंडिया सांडा के पास। अभी इस बार जब अकबर आक्रमण करता है तो सबसे पहले क्या करता है, वह इस दुर्ग के चारों तरफ घेरा डालता है। और घेरा डालने के बाद वह यहां पर 2 सुरंग तैनात करवाता है। कितनी सुरंग? 2 सुरंग तैनात करवाता है। क्यों? किले की दीवारों को तोड़ने के लिए, जिनमें क्या भरा जाता था? बारूद भरा जाता था। यह कहा जाता है कि दिन में इन किले की दीवारों को तोड़ दिया जाता था और रात में राजपूत सैनिकों के द्वारा उन किले की दीवारों को पुनः बना दिया जाता था। उसके बाद अकबर के साथ आमेर के राजा का नाम सुना होगा आपने, भगवंत दास। कछुआ वंश से थे, भगवान दास भी कह सकते हैं। ये भी अकबर के साथ आए थे। भगवंत दास और भगवान दास दोनों नाम एक ही है। इनके कहने पर अकबर ने यहां पर इस किले के पास एक रेत का टीला बनवाया। क्या बनवाया? टीला बनवाया। इस टीले को कहा जाता है मोहर मगरी। क्या कहा जाता है? मोहर मगरी। और अकबर इस टीले पर बैठ गया। अकबर इस टीले पर बैठ गया, जिसके पास एक बंदूक थी। क्या थी? बंदूक। और उस बंदूक का नाम था संग्राम। बंदूक का क्या नाम था? संग्राम। यहां पर एक इस किले के चारों ओर जो परकोटा बना, उस परकोटे पर जयमल मेड़तिया घूम घूम कर निरीक्षण कर रहे हैं। जयमल मेड़तिया घूम घूम कर निरीक्षण कर रहा था और अकबर यहां बैठा हुआ देख रहा था किले के अंदर क्या क्या गतिविधियां हो रही है। किले के अंदर क्या क्या गतिविधियां हो रही है, उन सभी गतिविधियों को देख रहा था। तब अकबर ने देखा कि जयमल मेड़तिया है वह इस किले के परकोटे पर घूमकर निरीक्षण कर रहे हैं। तब अकबर ने इस बंदूक से एक गोली दागी, जो जाकर किसके लगी? जयमल मेड़तिया के पैर पर लगी। और पैर पर लगते ही ये जयमल मेड़तिया किले के अंदर गिर गया। उसके किले के अंदर गिरते ही किले के अंदर अफरा तफरी मच गई कि ये क्या हुआ। तब उनके समझ में आया कि सेना तो यहां तक आ चुकी है। तब ये कहा जाता है कि जयमल मेड़तिया, कल्लाजी राठौड़ और फत्ता सिसोदिया ने यह निर्णय कर लिया था कि अब हमें वो करना है जो आज तक हमारे पूर्वज करते हैं, यानी केसरिया और जौहर। और उन्होंने केसरिया बाना पहनकर किले के द्वार खोल दिए। किसने? जयमल मेड़तिया ने और फत्ता सिसोदिया ने। यह कहा जाता है कि जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया इन्होंने लगभग 4 घंटे तक एक भी मुगल सैनिक को किले के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया था। और यह सारा का सारा दृश्य अकबर देख रहा था। उनकी वीरता से वह प्रभावित हो चुका था।
यहां पर जयमल मेड़तिया क्या है, पैरों से लंगड़े हैं, इसलिए जयमल मेड़तिया है वो अपने भतीजे कल्ला राठौड़, अपने भतीजे कल्ला राठौड़ के कंधे पर बैठकर, कौन, जयमल मेड़तिया कंधे पर बैठकर युद्ध कर रहे थे। उनके 4 हाथ दिख रहे थे, इसलिए कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है। 4 हाथों वाले देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए, कल्लाजी राठौड़। कौन प्रसिद्ध हुए, कल्लाजी राठौड़। अब जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया इस युद्ध में लड़ते हुए क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। इन्होंने तो क्या कर लिया, केसरिया कर लिया। लेकिन फत्ता सिसोदिया की एक पत्नी थी जिसका नाम था फूल कंवर। उसने 700 रानियों के साथ, कितनी रानियों के साथ, 700 रानियों के साथ जोहर कर लिया। और इस प्रकार से जहां पर केसरिया और जोहर दोनों होते हैं उसको क्या कहते हैं, साका कहते हैं। और ये साका कब हुआ था, 1568 ईस्वी में। कब, 25 फरवरी 1568 ईस्वी को। यानी चित्तौड़ का तीसरा साका, चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ, तीसरा साका कब हुआ, 1567-68 याद कर लो। किसके नेतृत्व में, जयमल और फत्ता के नेतृत्व में। जोहर किसने किया था, फूल कंवर ने। आक्रमणकारी कौन था, अकबर। और किसके शासनकाल में हुआ था, उदय सिंह के शासनकाल में। द्वितीय साका हुआ था विक्रमादित्य के शासनकाल में, हाड़ी रानी कर्मावती के नेतृत्व में। ध्यान रखना है, केसरिया किसने किया था, बाघ सिंह ने, देवलिया प्रतापगढ़ के ठाकुर थे। और ये पहला साका कब हुआ था, रावल रतन सिंह के शासनकाल में, पद्मिनी के नेतृत्व में। तो ये चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ है। अब देखो क्या होता है, अकबर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लेता है और कत्लेआम का आदेश देता है। लेकिन कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर ने किसके कहने पर, किसकी सलाह पर कत्लेआम का आदेश दिया था। देखो अकबर है, उसने भगवंत दास की सलाह पर, भगवंत दास की सलाह पर कत्लेआम का आदेश दिया था। क्यों, भगवंत दास को ऐसे क्या अड़ी थी कि उसने इसका आदेश दिलवाया। देखो भगवंत दास आमेर के कछुआ वंश से थे और मेड़ता के जो सिसोदिया वंश है वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। क्यों, क्योंकि आमेर के जो कछुआ वंशों ने मुगलों के साथ, मुसलमानों के साथ अपनी बहन बेटियों का विवाह कर दिया था, इसलिए उनको निम्न मानने लग गए। तो वो क्या करते थे, इनसे जलते थे। इसलिए भगवंत दास ने कहा कि महाराज एक काम करो, कत्लेआम का आदेश दे दो। और लगभग 3000 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जो अकबर के जीवन का एक काला कलंक था। अकबर के जीवन पर एक काला दाग लग चुका था। उसके बाद अकबर ने उस काले दाग को धोने के लिए आगरा के किले के प्रवेश द्वार पर, कौन से, आगरा के किले के प्रवेश द्वार पर जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया, इन दोनों की क्या बनवाई, गजा रूढ़ प्रतिमाएं बनवाई। दोनों क्या थे, राजपूत थे। इनकी क्या बनवाई, गजारूढ़ प्रतिमा, यानी हाथी पर सवार योद्धा के रूप में मूर्तियां बनवाई। किसने, अकबर ने बनवाई। कहां पर, आगरा के किले के प्रवेश द्वार पर, अपने ऊपर लगे हुए कलंक को धोने के लिए। लेकिन जब औरंगजेब शासक बना तो वो धर्मांध शासक था, इसलिए उसने उन मूर्तियों को क्या कर दिया, तुड़वा दिया। आज ये मूर्तियां किसके द्वारा बनवाई गई है, बीकानेर के, ध्यान रखना है, बीकानेर के शासक, बीकानेर के शासक जिनका नाम पता है क्या था, रायमल। रायमल, बीकानेर के शासक रायमल के द्वारा बीकानेर में एक दुर्ग है जिसका नाम है जूनागढ़ दुर्ग।
उस जूनागढ़ दुर्ग के किले के प्रवेश द्वार पर बनाई गई है। और कौन से प्रवेश द्वार पर? सूरजपोल प्रवेश द्वार पर। ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में जयमल और फत्ता सिसोदिया की जो गजारूढ़ प्रतिमाएं वो कहाँ है? बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में किले के प्रवेश द्वार पर बनी हुई है। किसने उनका निर्माण करवाया था? बीकानेर के महाराजा रायमल ने। अब दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किसका हो गया? अकबर का अधिकार हो गया। अकबर का अधिकार होने के बाद कुछ समय के बाद उदय सिंह पुनः मेवाड़ आया और उसने देखा कि चित्तौड़ पर तो अकबर का अधिकार हो चुका है। तब वह उदय सिंह कहां जाता है? उदय सिंह सीधा जाता है गोगुंदा, और गोगुंदा जाकर उसे अपनी 5वीं राजधानी बना लेता है। चौथी राजधानी किसको बनाया? उदयपुर को। 5वीं राजधानी किसको बना लिया? गोगुंदा को। किसने? उदय सिंह ने। अब उदय सिंह ने इसको 5वीं राजधानी बनाने के बाद यहीं पर अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। और इसी गोगुंदा में 1572 ईस्वी में उदय सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और यहीं पर उदय सिंह की क्या बनी हुई है? छत्री बनी हुई है। उदय सिंह की मृत्यु 1572 ईस्वी में 28 फरवरी को हुई थी। इस दिन कौन सा दिन था सर? होली का दिन था। यानी उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 ईस्वी को होली के त्योहार के दिन गोगुंदा में हुई थी। वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया और वहीं पर उनकी क्या बनी हुई है? छत्री बनी हुई है। इसी दिन 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में ही महाराणा प्रताप का होली के त्योहार के दिन ही राज्याभिषेक हुआ था। लेकिन वीर विनोद के रचयिता श्यामल दास और हीरानंद मुनि ओझा के अनुसार यह कहा जाता है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक इस दिन नहीं, अगले दिन 1 मार्च 1572 को हुआ था, जिसकी चर्चा महाराणा प्रताप के वीडियो में करेंगे। अब जयमल और फत्ता व कल्लाजी राठौड़ शहीद हो गए। बच गए कौन? ईश्वरदास चौहान। ईश्वरदास चौहान अकबर के साथ हुए युद्ध में धनुर्धर सेना का नेतृत्व कर रहे थे और यह कहा जाता है कि उन्होंने अकबर के हाथी का दांत तोड़ा था। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग को जीतने के बाद चित्तौड़ दुर्ग का किलेदार किसको बना दिया? चित्तौड़ दुर्ग किसको सौंप दिया? आसफ खां को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? आसफ खां को सौंप दिया। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे किसकी? महाराणा प्रताप की, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। जानने से पहले आज का जो चैलेंज क्वेश्चन है वह सुन लें। देखो आज का चैलेंज क्वेश्चन ये है कि अकबर से पहले किस अफगान शासक ने मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी? अकबर से पहले किस अफगान शासक ने मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी? और मेवाड़ का पहला शासक कौन था जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार कर ली थी? दोस्तों यदि यह क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।